Hello students, this is second lecture in this series amalgamation and sale of partnership firm to a company. लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि अगर दो फॉर्म्स अमलगमेट होके एक नई फॉर्म बनाते हैं तो हमने अकाउंटिंग कैसे करनी है पुरानी फॉर्म्स की अकाउंट्स में और जो नई फॉर्म बन रही है उसके अकाउंट्स के उसकी बुक्स के अंदर। आज हम करेंगे सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ए कंपनी। जब एक फॉर्म का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा और एक नई कंपनी या एक पुरानी कंपनी ही अगर टेक ओवर कर लेगी पार्टनरशिप फॉर्म को, तो अकाउंटिंग कैसे करनी है ये हम आज देखेंगे। क्या रीज़न होता है कन्वर्जन का? पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, कंपनी के अंदर होती है लिमिटेड। इसीलिए सर्टेन फॉर्म्स आर विलिंग कि वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कंपनी बना लें ताकि लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए। इन सच ए केस सेल प्राइस ऑफ फॉर्म फिक्स करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है एक तरह का और पार्टनर्स नई कंपनी के अंदर शेयर्स या कैश ले लेते हैं और कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे करेंगे? पहला देखते हैं पार्टनरशिप फॉर्म की बुक के अंदर क्या करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। हम अमलगमेशन के केस में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे जिसमें हम सिर्फ असेट्स की वैल्यूज़ में जो डिफरेंस आता है वो लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे जो हम पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हुए भी बनाना सीख चुके हैं। बट फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर रिवीजन हम यहाँ दोबारा देख लेते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। जो भी असेट्स कंपनी टेक ओवर करेगी वो सारी असेट्स इस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डेबिट होंगी और जिस वैल्यू में वो अपनी बैलेंस शीट में दिख रही थी उसी वैल्यू पे लिखेंगे। और कंपनी ने अगर सारी असेट्स कही है कि कंपनी इज़ टेकिंग ओवर ऑल द असेट्स, तो हम इसके अंदर कैश भी कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अदरवाइज़ कैश अकाउंट नहीं करेंगे। अगर कंपनी ने कोई एक पर्टिकुलर असेट नहीं ली है तो फॉर्म क्या करेगी, या तो उसको मार्केट में बेचेगी तो उस असेट से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन के अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लॉस होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर कोई असेट ऐसी है कि वो ना ही तो कंपनी ने ली है ना ही मार्केट में बेची है, तो वो पार्टनर्स के बीच में जाएगी और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स डेबिट होंगी इन द रेशो ऑफ देयर एडजस्टेड कैपिटल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो, पार्टनर ने अपनी मर्ज़ी से नहीं ली है, ये ना तो फॉर्म ने बेची है ना ही नई फॉर्म ने ली है, तो ये उनकी मजबूरी थी उस असेट को लेना। तो ये कौन सी रेशो में बांटनी है? एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट में। मतलब कैपिटल अकाउंट बनाते हुए सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद में जो रेशो होगी पार्टनर्स की, उस रेशो के अंदर ये रिमेनिंग असेट डिस्ट्रीब्यूट होगी। दोज क्रेडिटर्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज़ जो कंपनी टेक ओवर कर रही है वो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे और उसका कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं करना है। कोई लायबिलिटी की पेमेंट फॉर्म खुद कर रही है तो पेमेंट करेंगे, तो क्या करेंगे, वो लायबिलिटी का अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। मतलब सिर्फ ऐसी लायबिलिटीज़ जो अब नई कंपनी के पास ही चली जाएंगी, हम उनकी पेमेंट यानी कि फॉर्म उनकी पेमेंट नहीं करेगी, वो दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। फॉर्म खुद पे करेगी तो करेगी लायबिलिटी टू बैंक ही एंट्री करेगी। उससे कोई प्रॉफिट या लॉस होगा तो प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा और लॉस रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। द प्राइस फॉर विच बिजनेस इज़ सोल्ड इज़ नोन एज परचेज कंसिडरेशन। फॉर्म बिजनेस बेच रही है कंपनी को, तो उसके बदले में जो भी वैल्यू मिलेगी, जो प्राइस मिलेगा, उसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। तो उसके लिए एंट्री क्या होती है? कंपनीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कंपनी को हम एक तरह से अपना रिसीवर बना देंगे कि कंपनी ने कुछ रिसीव किया है हमसे, तो कंपनीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन के अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कंपनी अकाउंट। अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस फॉर्म ने पे किए हैं तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू बैंक। रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स के कैपिटल रेशोज में डिवाइड कर दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में
डिवाइड कर दिया जाएगा। ये था रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद बनाएंगे कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट से रिलेटेड हमने एक एंट्री देखी है, कंपनी टू रियलाइजेशन, तो कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंपनी जो जो अमाउंट देगी वो डेबिट कर लेंगे, जैसे कैश अकाउंट डेबिट, शेयर्स मिलेंगे तो शेयर अकाउंट डेबिट टू कंपनी अकाउंट, तो कंपनी अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कैश, बाय शेयर्स, बाय डिबेंचर्स, ये सब। फाइनली एक कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे पार्टनर्स के। ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे, जनरल रिजर्व्स लिखेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लॉसेस, और जो भी शेयर्स एंड डिबेंचर रिसीव होंगे परचेजिंग कंपनी से वो पार्टनर्स में बटेंगे इन द रेशो ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये रेशो ऑफ, ये कौन सी रेशो में, जो नई कंपनी से जितना भी अमाउंट मिलेगा कैश और शेयर्स डिबेंचर्स, ये डिवाइड होंगे उनकी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल की रेशो के अंदर। जो ये रेशो थी ना एडजस्टेड कैपिटल वाली, इसी रेशो के अंदर हमने ये शेयर्स डिबेंचर्स कैश डिवाइड करने हैं। अब परचेजिंग कंपनी क्या करेगी, असेट्स खरीदी हैं तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट। ये कौन सी वैल्यू पे लिखेंगी, रिवाइज्ड वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे वो कंपनी असेट्स को एक्सेप्ट कर रही है उस वैल्यू के ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ बैलेंस देखेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल यानी कि लायबिलिटीज़ और वेंडर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे परचेज कंसीडरेशन से। इसका टोटल ज़्यादा आता है, असेट्स का टोटल कम आता है, तो बैलेंस गुडविल करके डेबिट कर देंगे, मतलब डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल करना है। असेट्स का वैल्यू ज़्यादा आती है, इन दोनों का मिला के कम आती है, तो कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल हो जाएगा। और फिर पेमेंट करने के लिए परचेज कंसीडरेशन की पेमेंट के लिए एंट्री करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, जिस तरह से पेमेंट की जा रही है, शेयर कैपिटल दे रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स दे रहे हैं तो टू डिबेंचर्स, और कैश में पे कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं फॉर अ मोर अंडरस्टैंडिंग। ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं एक फॉर्म के अंदर। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बिजनेस को कंपनी की फॉर्म देंगे, अब कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टू ए कंपनी होगा। कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। बैलेंस शीट दी हुई है, क्रेडिटर्स एज लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल्स ऑफ बोथ पार्टनर्स, गुडविल, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड इन्वेस्टमेंट। परचेज कंसीडरेशन की वैल्यू है 1,50,000। क्या एंट्री होती है, अब नई कंपनी है एक्स लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट में हुआ बाय एक्स लिमिटेड, विच वॉज पेड बाय परचेजिंग कंपनी बाय शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो फॉर्म क्या करेगी, शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड का अकाउंट देखिए, पहले किया टू रियलाइजेशन, जब शेयर्स मिले तो किया शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, तो यहाँ हो गया बाय शेयर्स और ये अकाउंट क्लोज। परचेजिंग कंपनी सभी असेट्स ले रही है एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट एंड कैश। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट और कैश को छोड़ के बाकी सारी असेट्स हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, टू गुडविल, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और कैश को हम छोड़ देते हैं। तो जो वैल्यूज़ बैलेंस शीट के अंदर थी उसी वैल्यू पे हमने ये रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर लिखी हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 हैं, वो पे किए हैं फर्म ने खुद, तो टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक लाइन मिस हो गई है। कंपनी ने सारे क्रेडिटर्स भी लिए हैं तो बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, अब क्या बच गया, एज लोन, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट और कैश। इसका क्या करना है, इन्वेस्टमेंट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर बांटेंगे इन्वेस्टमेंट को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 1:1, तो इन्वेस्टमेंट्स 10,000 की 5,000 और 5,000, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, एक ही लोन की पेमेंट कर दी तो एक लोन अकाउंट बना लेंगे, लोन अकाउंट बाय बैलेंस सीडी और टू बैंक, इन्होंने नहीं बनाया है। हमने फॉर्म की बुक्स के अंदर अकाउंट्स बनाने हैं, जर्नल एंट्रीज़ करनी है। परचेजिंग कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट बनानी है।
एज्यूमिंग दैट द कंपनी वैल्यूड द बिल्डिंग एट 1 लाख एंड फर्नीचर एट 10,000। कंपनी ने बाकी असेट्स की वैल्यू तो जो है वही लगाई है, फर्नीचर की 10,000 लगाई है और बिल्डिंग की 1 लाख लगाई है। फ़िलहाल हम पार्टनरशिप फॉर्म के ही अकाउंट्स को पूरा करते हैं। असेट्स ट्रांसफ़र कर दी थी, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे कर दिए थे, क्रेडिटर्स ट्रांसफ़र कर दिए थे और परचेज़ कंसीडरेशन के लिए हमने बाय वेंडर कंपनी अकाउंट कर दिया था। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो गया, डेबिट का कम हो गया, इसका मतलब प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट बटेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर ए और बी में। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस, जनरल रिजर्व 1:1 की रेशो में बट गए हैं और रियलाइजेशन का प्रॉफिट आ गया है। इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने ली है 1:1 के अंदर। अब क्या रह गया, एक तो कंपनी के पास, एक तो जो एक्स लिमिटेड ने जो भी पे किया है 1,50,000 के शेयर्स पे किए हैं, वो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ए और बी के बीच में। और जो कंपनी का जो फॉर्म के पास में जो बचा हुआ कैश है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को। वो कैसे करेंगी, 1,50,000 के शेयर्स आए हैं, रेशो देखते हैं कौन सी रेशो में बांटना है, एडजस्टेड कैपिटल्स की रेशो के अंदर। एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और ये वैल्यू घटाएंगे। 96 + 5 + 26 ये हो जाता है 1,25,000 - 5,000 ये हो जाता है 1,20,000। इसी तरह से बी का 36 + 5 + 24 ये हो जाता है 65,000 माइनस डेबिट साइड में 5 है, ये हो जाता है 60। तो इनकी एडजस्टेड कैपिटल्स की रेशो आ गई है 2:1। तो जो शेयर्स मिले हैं नई कंपनी से वो बटेंगे ए और बी के बीच में 2:1 में। तो ए को मिलेंगे 1 लाख के और बी को मिलेंगे 50,000 के। तो 2 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। फर्म का कैश बैलेंस कितना बच गया है, हम कैश अकाउंट बना के भी देख सकते हैं और रफली भी देख सकते हैं। कैश बैलेंस था 52,000, 2,000 की पेमेंट कर दी, बैलेंस बचा 50,000। ए के लोन की पेमेंट की, लोन था 20,000 का, बैलेंस बचा 30,000। और कोई एक्सपेंसेस फर्म ने नहीं किए हैं। ये 30,000 भी बटेंगे पार्टनर्स के बीच में एडजस्टेड कैपिटल्स की रेशोज़ में, दैट इज़ 2:1। 20,000 और 10,000 टोटल करेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस ऑटोमेटिकली मैच होंगे। शेयर्स इन एक्स लिमिटेड का अकाउंट बना सकते हैं 2x बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट बनाया, हमने रफ कैलकुलेशन देखी थी, हम यहाँ देख सकते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस था 52,000, पेमेंट करी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस और लोन का बैलेंस जो था 30,000 ए और बी को दिया 2:1 के अंदर। उसके बाद हमें कहा है कि नई कंपनी की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्रीज़ और बैलेंस शीट बनानी है। सारी असेट्स जो भी वैल्यू थी उसी पे डेबिट एक्सेप्ट बिल्डिंग एंड फर्नीचर। बिल्डिंग का 1 लाख लगा दिया, फर्नीचर का 10,000, बाकी असेट्स की जो वैल्यू थी वही लगा दी। गुडविल की वैल्यू क्या थी हमारे पास बुक्स के अंदर जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी, ये है 10,000 थी गुडविल की वैल्यू। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ गुडविल की वैल्यू इन्होंने कितनी लगा दी है 26,000, क्योंकि यहाँ पर गुडविल बैलेंसिंग फिगर है। अभी आप यहाँ पर अमाउंट छोड़ दोगे, क्रेडिट में लिख दोगे टू क्रेडिटर्स और टू वेंडर। वो आपने देखा क्रेडिट का टोटल हो गया 1,80,000, डेबिट का हो गया 1 लाख + 10,000 + 22,000 + 22,000, 1,54,000 हो गया। इसका मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस से गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। वेंडर फर्म लिखा टू वेंडर फर्म, वेंडर फर्म को शेयर कैपिटल देने के लिए वेंडर फर्म टू शेयर कैपिटल। इसी के बेसिस पे बैलेंस शीट बना सकते हैं। फिक्स्ड असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, करेंट असेट्स, शेयर कैपिटल और क्रेडिटर्स, बैलेंस मैचेस, इसका मतलब बिल्कुल ठीक किया है हमने क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 3 क्या कहता है, गुप्ता एंड अग्रवाल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करते हैं, वो इक्वली शेयर करते हैं। कन्वर्ट कर रहे हैं बिज़नेस को एक लिमिटेड कंपनी के अंदर,
तो अब इसका मतलब एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। पहले तो बैलेंस शीट में है क्रेडिटर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड, कैपिटल्स, डेटर्स, बीआर, स्टॉक, पेटेंट्स, मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग। फॉर्म की गुडविल की वैल्यू निकालनी है एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 3 years। अब देखो गुडविल का वैल्यूएशन आपने पढ़ा होगा आई थिंक क्लास 12th के अंदर। एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस 3 years। इसका मतलब पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स को टोटल करना है, 3 से डिवाइड करना है, एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे, उसको 2 से गुना करना है, 2 years परचेज कहा है, वो आ जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल। इस तरह से फर्म की गुडविल की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद कहा लोन क्रेडिटर्स हैव एग्रीड टू एक्सेप्ट 7.5% प्रेफरेंस शेयर्स इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। जो क्रेडिटर्स हैं उनको हम कैश में पेमेंट करने की बजाय नई कंपनी के अंदर शेयर्स दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी का रिवैल्यूएशन करना है 50,000 और 12,000 के ऊपर। वो तो नई कंपनी करेगी जो भी वैल्यू निकालेगी। वेंडर्स वर टू बी अलॉटेड इक्विटी शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹1,05,000। तो परचेज कंसिडरेशन के बदले में क्या मिल रहा है? 1,05,000 के इक्विटी शेयर्स। और क्या मिलेगा? वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ फर्म शोर दैट 2012 के प्रॉफिट्स 15,000, 13 के 18,000 और 14 के 21,000 हैं। आफ्टर ट्रांसफरिंग ₹1,000 टू रिजर्व्स ईच ईयर। हमने करना क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, नई फर्म के अंदर जर्नल एंट्री करनी है और ओपनिंग बैलेंस शीट करनी है, शोइंग दैट सारी ट्रांजेक्शन्स ड्यूली कंप्लीट हुई हैं। यहाँ देखते हैं गुडविल की अमाउंट निकालते हैं। पहले गुडविल की 3 सालों के प्रॉफिट्स जोड़ दिए। ये प्रॉफिट्स दे रखे थे रिजर्व्स के अंदर अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद में। वो रिजर्व्स के अंदर अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है बट उससे वो हमारे प्रॉफिट्स ही हैं, हम उसको वापस से जोड़ेंगे हमारे प्रॉफिट्स के अंदर। 57,000 आ गया, डिवाइड करके हमारे एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे 19,000। उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो गुडविल की वैल्यू आ गई है 38,000। नेक्स्ट हमने क्या करना है? गुडविल की कोई सेपरेट एंट्री नहीं करनी है क्योंकि गुडविल की वैल्यू परचेज कंसीडरेशन की वैल्यू के अंदर जुड़ी हुई होती है। लोन अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ लोन इज़ नॉट टेकन ओवर बाय द फर्म। क्योंकि यहाँ दे रखा है ना कि लोन क्रेडिटर्स ने प्रेफरेंस शेयर्स ले लिए हैं, तो एक हिसाब से ये लोन क्रेडिटर्स की लायबिलिटी कंपनी ने टेक ओवर नहीं की है। प्रेफरेंस शेयर्स जो परचेजिंग कंपनी से मिले हैं वो एज ए सेटलमेंट ऑफ लोन मिले हैं, इसलिए उसको परचेज कंसिडरेशन के अंदर जोड़ दिया है। एंड दीज प्रेफरेंस शेयर्स विल बी गिवन टू देम बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। तो क्या करेंगे हम लोन क्रेडिटर्स के लिए? लोन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ देखिए लोन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हमने क्या निकालना है? पहले तो हमें परचेज कंसिडरेशन देखिए कितना है। 1,05,000 के इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे लोन क्रेडिटर्स हैं 20,000 के जो लोन क्रेडिटर्स हमें फर्म की बैलेंस शीट के अंदर दे रखे थे, इनको प्रेफरेंस शेयर दे रही है नई कंपनी, वो भी परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा बनेंगे। तो 1,05,000 प्लस 20,000 परचेज कंसिडरेशन हो गया है 1,25,000। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर अब हम लोन क्रेडिटर्स नहीं लिखेंगे क्योंकि कंपनी उनको टेक ओवर नहीं कर रही है, और परचेज कंसिडरेशन के लिए लिखेंगे बाय न्यू कंपनी। बाकी लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करने के लिए बाय क्रेडिटर्स और बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। इसी तरह से इस तरफ सारी असेट्स ट्रांसफ़र कर देंगे। डेटर्स, बीआर, स्टॉक,
पेटेंट्स, डेटर्स, BR, स्टॉक, पेटेंट्स, मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, यही सब वैल्यूज़ हमने ट्रांसफ़र करनी थी। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 के अंदर, क्योंकि वो इक्वल पार्टनर्स हैं। इसके बेसिस पे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस के लिए बाय बैलेंस PD, रिजर्व फंड दे रखा था 3000 का, 1:1 के अंदर बांटेंगे। रियलाइजेशन का प्रॉफिट बांटेंगे 1:1 के अंदर। टोटल हुआ 52,500, इधर भी टोटल हुआ 52,500। शेयर्स भी कितने के मिले हैं? 1,05,000। ये ऑटोमेटिकली बैलेंस मैच होंगे। तो 1:1 यहाँ पर भी देखिए, अभी भी एडजस्टेड कैपिटल्स यहीं स्टैंड कर रही हैं, 52,500, 52,500, इसका मतलब 1:1। तो शेयर्स इन न्यू कंपनी भी इसी रेशो में मिल जाएंगे। अब नई कंपनी देखो क्या जर्नल एंट्रीज करती है। गुडविल की वैल्यू निकाली थी 38,000, गुडविल डेबिट। बाकी असेट्स की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो जो वैल्यू थी असेट्स की उसी वैल्यू पे जाएंगी। लायबिलिटीज़ क्रेडिट टू वेंडर फॉर्म 1,25,000। गुडविल की वैल्यू हमने भी 38,000 निकाली थी। हम एक बार चेक भी कर लेंगे कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आना चाहिए। वेंडर फॉर्म को क्या दिया 1,25,000 के बदले में? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट बनाते हुए असेट्स को असेट्स के अंदर, लायबिलिटीज़ और कैपिटल को लायबिलिटीज़ और कैपिटल के अंदर, बैलेंस शीट का टोटल मैच होगा। तो इस तरह से हमने सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की अकाउंटिंग करनी है। नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर छोटा सा टॉपिक है जिसे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट नहीं दे रखी है तो हम क्या करेंगे? टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स टेकन ओवर, असेट्स को जिस वैल्यू पे लिया है नई फॉर्म ने वो वैल्यू निकालेंगे हम। क्या करेंगे? असेट्स टेकन ओवर की वैल्यू माइनस लायबिलिटीज़ टेकन ओवर, जो नई कंपनी ने जिस वैल्यू पे असेट्स ली माइनस नई कंपनी ने जिस वैल्यू पे लायबिलिटीज़ ली, वो आ जाएगा अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। इलस्ट्रेशन 4 देखिए, A, B और C पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। 1 अप्रैल 2014 को वो कन्वर्जन कर रहे हैं नई जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, ABC एंड कंपनी बना रहे हैं। इस डेट को बैलेंस शीट क्या कह रही है? क्रेडिटर्स, लोन, ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड, कैपिटल्स, लैंड, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, टोटल। अदर इन्फॉर्मेशन, कंपनी सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ ले रही है, इसका मतलब इंक्लूडिंग कैश। रियलाइजेशन के अंदर टू कैश भी लिखेंगे। असेट्स वर वैल्यूड एट, असेट्स की वैल्यू क्या लगाई? लैंड 160, इन्वेस्टमेंट 40, डेटर्स 80। रिमेनिंग असेट्स वर वैल्यूड एट बुक वैल्यू। लैंड 160 प्लस इन्वेस्टमेंट हो गया 2 लाख, डेटर्स 80, तो 2,80,000। अदर असेट्स कौन सी बच गई हैं? स्टॉक 45,000, तो 2,80,000 प्लस 45,000 यानी 3,25,000 और कैश 25,000, तो असेट्स की टोटल वैल्यू क्या हो गई? 3,50,000। ठीक है। फर्म की गुडविल की वैल्यू लगा रहे हैं 30,000, तो गुडविल की भी वैल्यू ऐड होगी 350 प्लस 30, 3,80,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 आए हैं, और क्या है हमारे पास में? विच वर मेट बाय परचेजिंग कंपनी। अब वो परचेजिंग कंपनी पे कर रहा है तो हम यहाँ पर रियलाइजेशन टू बैंक नहीं करेंगे। परचेज कंसीडरेशन वाज पेड बाय 18,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 1,80,000 रुपये के शेयर्स मिल गए हैं। बैलेंस बाय कैश, अब ये बैलेंस नहीं पता कितना होगा क्योंकि हमें परचेज कंसीडरेशन ही नहीं पता कि कितना है। असेट्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली कि रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ असेट्स है 3,80,000। तो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन देख लीजिए, टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स 3,80,000 माइनस लायबिलिटीज़ की वैल्यू, वो लेस करा। परचेज कंसीडरेशन की वैल्यू आई 2 लाख, जिसमें से 1,80,000 के शेयर्स आएंगे और बाकी 20,000 कैश के अंदर आएगा। ठीक है। आई थिंक इस सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अब आप इस
इनकी बुक्स के अंदर अकाउंट्स बना सकते हैं, ABC फॉर्म की बुक्स के अंदर और ABC लिमिटेड की बुक्स के अंदर। प्लीज़ ट्राई दिस एट योर ओन, और अगर कोई क्वेरी आती है तो आस्क मी। इस चैप्टर के अंदर इतना ही था। प्लीज़ प्रैक्टिस इट and discuss queries. That's all about this. Do practical questions on your own. That's it. Thank you very much.